हेलो मूवी लवर, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों आज की मूवी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसी ही धमाकेदार मूवी देखने के लिए। तो कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कार्तिक को, जिसे किसी ने कुर्सी से बांध के रखा हुआ है। पर कार्तिक बड़ी मुश्किल से खुद को आजाद करवा लेता है, मगर जैसे वो कुर्सी से उठता है ना, उसको न जाने कौन पेट में चाकू मार देता है। यहाँ से सीन होता है कट और सीधे दिखाते हैं इंस्पेक्टर अभय को। अभय भी तुरंत खबर मिलते ही कार्तिक के घर पहुंच जाता है, जहाँ पर उसे एक लाश मिलती है। और जब वो पूरे घर को चेक करता है तो वहाँ उसे कार्तिक की लिखी हुई एक डायरी भी मिलती है, जिस डायरी को अभय पढ़ने लग जाता है। और इसी के साथ कहानी जाती है कुछ साल पहले, जब कार्तिक के कॉलेज में अंजलि नाम की लड़की का ट्रांसफर हुआ था। कार्तिक ने अंजलि को ऑटो के आने का वेट करते हुए देखा था, जब उसकी बाइक का पेट्रोल खत्म हो गया था उसी समय। इसीलिए कार्तिक अपने लिए एक ऑटो रुकवाता है, मगर उसमें जल्दी से अंजलि बैठकर चली जाती है। इसके बाद कार्तिक एक दूसरे बाइक वाले से लिफ्ट लेता है, जो कि दूध बेचने के लिए जा रहा होता है। एंड कार्तिक इस बाइक को खुद चलाता है। जल्दी कार्तिक उस ऑटो के पीछे पहुंच जाता है जिसमें अंजलि बैठी होती है। अचानक से ना अंजलि का दुपट्टा उठकर सीधे कार्तिक के मुंह पर आकर चिपक जाता है। और बस दोस्तों फिर क्या था, धड़ से कार्तिक बाइक से नीचे और सारा दूध भी। इस पर वो दूध वाला कार्तिक से पैसे मांगता है इसके। इस चीज को देख ऑटो को रुकवा कर अंजलि भी कार्तिक के पास सॉरी बोलने के लिए आती है, लेकिन कार्तिक उसको दूध वाले के पैसे देने के लिए कहता है, किसके पैसे दो पहले। इस पर अंजलि कहती है, हाँ मैं दे देती हूँ, पर मेरा वॉलेट ऑटो में है। और ये कहकर वो चली जाती है दोस्तों ऑटो से बेवकूफ बना के। इसके बाद कार्तिक खुद उस दूध वाले का पैसा चुकाता है। लेकिन अंजलि को नहीं पता था कि वो जिस कॉलेज में जा रही है वहाँ कार्तिक भी तो पढ़ता है। बस फिर क्या था, अंजलि कॉलेज में कार्तिक को देखकर एकदम से घबरा जाती है कि गई मैं काम से। और वो कहती है, देखिए मैं आपके पैसे चुका दूंगी। कार्तिक कहता है कि जल्दी क्या है, अब तो तुम्हें यहीं रहना है, दे देना आराम से। और दोस्तों फिर मुस्कुराते हुए वो अंजलि को जाने का रास्ता दे देता है। अब क्या है ना, यहाँ पर अंजलि को कार्तिक अच्छा लगने लगता है और धीरे धीरे करके दोनों की दोस्ती हो जाती है। और फिर वो कब प्यार में बदल जाती है पता ही नहीं चलता। 2 साल बीत जाते हैं पूरे उसमें। अब एक दिन ऐसे कार्तिक अपने दोस्तों के साथ जब बियर पी रहा होता है, तभी उसको एक फोन आता है। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक चीज बता दूं, कार्तिक के 2 बेस्ट फ्रेंड्स हैं, जिनका नाम जयराज और हर्ष होता है। खैर जो फोन था वो असल में अंजलि का होता है। अंजलि कार्तिक को बताती है, सुनो मेरे एक दोस्त के मामा शहर के बहुत बड़े गुंडे हैं और वो उस पर अपने पसंद की शादी करने का प्रेशर डाल रहे हैं। आज उन्होंने मेरे दोस्त को रास्ते में रोका और जब मैंने उनसे बोला कि आप गलत कर रहे हो, तो उन्होंने मुझे धमकी दे दी कि तू बीच में मत बोल, तुझे कहीं गायब कर देंगे। इसके बाद उन्होंने मेरे दोस्त को धमकी दी कि वो उसके बॉयफ्रेंड को मारकर हॉस्पिटल पहुंचा चुके हैं। तो कार्तिक अगर हो सके तो जाकर उनसे बात करके उनको समझाओ कि ऐसा ना करे। अब यहाँ उन लोगों ने अंजलि को भी धमकी दी थी। ये बात सुनते ही कार्तिक एकदम से बौखला जाता है और सीधा उस लड़की के मामा के पास जाता है, जो कि जाहिर है कार्तिक पर हाथ उठाई देते हैं। और कार्तिक उन लोगों को इसका काफी अच्छा मजा भी चखाता है। अब कार्तिक ने इतनी मारपीट की थी और कई लोगों को घायल भी किया था, इसलिए कार्तिक को पुलिस अरेस्ट कर लेती है, जिसकी जमानत कार्तिक के स्कूल का प्रिंसिपल जाकर लेता है। अब क्या है ना, कार्तिक एक मैरिड स्टूडेंट होने के साथ साथ अनाथ भी था, तो प्रिंसिपल उसे अपने बेटे की तरह मानता है और उसको समझाता है कि देखो इतना गुस्सा एक डॉक्टर के लिए अच्छा नहीं है, और वैसे भी तो मेरी बात मानोगे तो है नहीं, इसलिए तुम्हारा कॉलेज पूरा होने में बस 2 महीने बाकी बचे हुए हैं। 2 महीने कैसे भी करके काट लो और फिर अपनी लाइफ में तुम चाहे जो करो कर लो। ये बातें सुनकर कार्तिक चला जाता है, जिसके बाद उसे अंजलि आकर मिलती है, जो कि उसे कहती है, मैं आज अपने घर जा रही हूँ क्योंकि पापा ने मेरे लिए एक रिश्ता देखा है। ये बात सुनते कार्तिक कहता है, तो तुमने उनको बताया नहीं क्या हमारे बारे में, हमारे रिश्ते के बारे में? मैंने तुमसे बात करने को कहा था ना। तो इस बात में अंजलि कहती है कि तुम्हारे इसी गुस्से को देखकर मुझे लगता है कि हमारा रिश्ता अच्छा नहीं जा पाएगा शायद। फिर क्या था दोस्तों, इसी बात पे अंजलि और कार्तिक की हो जाती बहस और लास्ट में कार्तिक अंजलि से सिर्फ इतना कहता है कि जो करना है कर लो। अंजलि अपने गाँव आ जाती है और डिनर के वक्त वो अपने पिता से कहती है, पापा मैं एक लड़के से प्यार करती हूँ, वो मेरे साथ कॉलेज में ही है, हालांकि वो अनाथ और हमारी जाति का भी नहीं है, लेकिन मुझे विश्वास है कि वो मुझे बहुत खुश रखेगा। तो अंजलि के पिता कहते हैं कि बेटा सुनो, मेरे लिए हमारी इज्जत मायने रखती है, तुम भाग जाओ ये मैं सह लूंगा, लेकिन ये नहीं सह पाऊंगा कि तुम किसी दूसरी जाति वाली से प्यार करो। उनकी ये बातें सुनकर अंजलि वापस चली जाती है। चेन्नई में काफी ज्यादा बारिश और तूफान आया होता है और अंजलि बैठकर वहाँ पर रोती रहती है। वो अपने पिता और कार्तिक की बातों को लगातार सोच जाती है कि क्या करना है। अब अचानक से होता ये, अंजलि को काफी तेज ठंड लग जाती है और उसकी हालत कुछ ही मिनटों में हो जाती है बहुत खराब। वो बुरी तरह से कांपती है और अजीब सा दौरा भी बढ़ जाता है उसको। इसके बाद तुरंत अंजलि को हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है और ये बात जैसे कार्तिक को पता चलती है ना, वो दौड़ कर हॉस्पिटल पहुंच जाता है। इसके बाद तो कार्तिक को उसके कॉलेज का प्रिंसिपल, जो कि एक ब्रेन सर्जन भी है, वो बताता है कि देखो अंजलि को एक रेयर कंडीशन हुई है, इसे हम इमोशनल डैमेज के कारण हुए ब्रेन इंजरी कह सकते हैं। अक्सर ब्रेन इंजरी सर के चोट लगने या किसी एक्सीडेंट की वजह से होती है, लेकिन ये बिल्कुल अलग है। अंजलि की कंडीशन कुछ ऐसी हो गई है जिसके कारण उसके आसपास का हल्का सा टेम्परेचर का बदलाव उसे काफी नुकसान पहुंचा सकता है। जैसे कि अंजलि अगर किसी हॉट कॉफी के कप को पकड़ेगी तो अचानक उसके शरीर का टेम्परेचर बढ़ने लग जाएगा और अगले 30 मिनट में उसको बहुत ही हाई फीवर हो जाएगा और उसकी मौत भी हो जाएगी। ऐसे अगर वो किसी ठंडे टेम्परेचर में जाती है तो ठंड की वजह से अगले 15 मिनट में उसकी जान जा सकती है। तो अंजलि को सिर्फ एक तरीके से जिंदा रखा जा सकता है, उसके बॉडी के टेम्परेचर को 28 डिग्री सेल्सियस पर बनाकर रखना होगा। वो किसी ऐसे इलाके में नहीं जा सकती जहाँ बहुत ज्यादा ठंड हो या ज्यादा गर्मी हो। साथ ही ये भी ख्याल रखना पड़ेगा कि उसे किसी भी बात की टेंशन ना हो, उसका ख्याल किसी कांच की गुड़िया की तरह रखना होगा तुम्हें। डॉक्टर की बात सुनकर कार्तिक को अपनी गलती का एहसास होता है और वो पूरे दिल जान से अंजलि की सेवा में लग जाता है। साथ ही अंजलि के आसपास का टेम्परेचर सिर्फ 28 डिग्री सेल्सियस तक ही रखता है कार्तिक, मतलब इसका पूरा ध्यान रखता है वो। जब अंजलि ठीक हो जाती है तो कार्तिक अंजलि को शादी के लिए प्रपोज कर देता है, जिसके लिए ऑफ कोर्स वो भी मान जाती है और फिर दोनों जल्दी से शादी भी कर लेते हैं। एक दिन क्या था कि कार्तिक का प्रिंसिपल कार्तिक को बताता है कि देखो मेरा एक दोस्त जॉर्जिया में रहता है, उसका नाम रिचर्ड है और वो अंजलि का इलाज कर सकता है। मैंने उसके बारे में पता किया है, तो एक काम करो तुम तुरंत अंजलि को लेकर जॉर्जिया निकलो। अब तुम कॉलेज के मेरिट स्टूडेंट हो तो वहाँ के खर्चे की चिंता मत करना, मैं कॉलेज की तरफ से
सब कुछ करवा दूंगा। वहाँ रिचर्ड के राज से शायद अंजलि ठीक हो जाए। ये बातें सुनते ही कार्तिक उन्हें गले लगा लेता है और फिर वो अंजलि के साथ जॉर्जिया के लिए निकल जाता है। तो वहाँ पर कार्तिक का दोस्त अमर उसके लिए एक घर का इंतजाम करता है पहले, जो कि काफी बड़ा होता है और वो घर अंजलि को पसंद भी आ जाता है। अगले दिन कार्तिक को हॉस्पिटल जाकर रिचर्ड से मिलना था, बहुत जरूरी काम था। जरूरी काम मतलब अंजलि का इलाज करवाना। तो वो अंजलि को उसका ख्याल रखने के लिए कहता है और ये भी बताता है कि हमारे पड़ोसी इंडियन है तो डरने की जरूरत नहीं है, तुम उनसे कुछ हेल्प भी ले सकती हो। इतना कहकर वो रिचर्ड से मिलने जाता है, जहाँ रिचर्ड कार्तिक को बताता है कि देखो अंजलि के इलाज से पहले मुझे उसके कुछ टेस्ट करने होंगे, उसे कल तुमने करा जाना। तो यहाँ अंजलि अपने पड़ोसी से जाकर मिलती है और जल्दी उसकी उस परिवार से दोस्ती हो जाती है। यहाँ तक कि वो लोग तो अंजलि को डिनर के लिए भी इनवाइट करते हैं अपने घर पर। तो कार्तिक अंजलि के साथ वहाँ जाता है। उस परिवार में माता पिता और उनकी 14 साल की एक बेटी होती है। सभी साथ में बहुत अच्छा खाना वगैरह खाते हैं। अगले दिन कार्तिक अंजलि को टेस्ट के लिए लेकर जाता है, जिसके बाद रिचर्ड बताता है कि सब कुछ नॉर्मल है और हम इलाज स्टार्ट कर सकते हैं। वैसे साथ ही वो अंजलि से कहता है तुम्हें काम वगैरह करना चाहिए, इससे तुम बिजी रहोगी और अच्छा फील करोगी, तो तुम्हारे इलाज में भी आसानी होगी इससे। वो कार्तिक के साथ अंजलि को अपने हॉस्पिटल में प्रैक्टिस शुरू करने का मौका देता है, जिसके बाद अंजलि और कार्तिक दोनों ही खुशी खुशी वहाँ एज अ डॉक्टर ड्यूटी करने लग जाते हैं। हॉस्पिटल में मीरा नाम की एक लड़की कार्तिक को देखते उसे पसंद करने लग जाती है। वो अक्सर कार्तिक के साथ टाइम बिताने का मौका ढूंढती रहती है, लेकिन कार्तिक अब शादीशुदा है, उस पर कुछ खास ध्यान नहीं देता। जल्दी कार्तिक के दोस्त हर्ष और जयप्रकाश भी यहाँ पर आ जाते हैं और वो उसी हॉस्पिटल में काम करना शुरू कर देते हैं। एक दिन जब कार्तिक घर आता है तो देखता है कि उसके पड़ोसी की लड़की, जिसका नाम गीता है, वो बेचारी साइकिल से गिर गई। तो कार्तिक भी तुरंत गीता की चोट की ड्रेसिंग करके उसमें पट्टी बांधता है। और गीता और उसकी माँ जो है ना, अक्सर अंजलि से मिलने आते रहते थे। तो एक दिन की बात है, कार्तिक की ड्यूटी को नाइट में शिफ्ट कर दिया जाता है। इसका मतलब था कि अब सिर्फ वीकेंड्स पर ही वो अंजलि से मिल पाएगा, क्योंकि अंजलि की डे शिफ्ट होती है। यानी कार्तिक को अंजलि विश्वास दिलाती है कि मैं अपना अच्छे से ख्याल रखूंगी और हमेशा 28 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर को मेंटेन करके रखूंगी, तुम उसकी चिंता मत करना, अपनी ड्यूटी पर ध्यान रखना। तो कार्तिक नाइट शिफ्ट करना शुरू कर देता है। दोनों एक दूसरे से मिल नहीं पाते उतने ज्यादा, लेकिन हाँ, इनका प्यार अभी भी बरकरार होता है। अंजलि अक्सर कार्तिक के लिए नोट्स छोड़कर जाती है, जैसे कि ब्रेकफास्ट बना दिया है, उसे खा लेना और ऐसे कुछ और प्यार भरे शब्द। खैर एक दिन अंजलि के पास जब गीता आई होती है तो वो अंजलि से उसकी लव स्टोरी के बारे में पूछती है, मतलब कि कैसे कार्तिक ने उसे प्रपोज किया, कैसे कैसे उनकी शादी हुई। तो वो बातें अंजलि गीता को बता देती है और फिर इसके बाद गीता को उसकी माँ अपने घर बुला लेती है, वो भी चली जाती है। पर दोस्तों अंजलि को ध्यान ही नहीं रहता और वो फ्रिज खोलकर उसमें से एक फल निकाल कर खाने लगती है। अब क्योंकि वो फल ठंडा था तो उसे छूते अंजलि की बॉडी ठंडी पड़ने लग जाती है, इसके बाद बेचारी वहीं पर गिर पड़ती है। तो अब जब कार्तिक अपने काम से वापस आता है तो अंजलि को किचन में पड़ा हुआ देखकर उसको जल्दी से बेडरूम में लेकर आता है और साथ में कमरे में आग जलाता है ताकि सब कुछ नॉर्मल हो जाए। और यहाँ किसी तरह कार्तिक अंजलि को बचा लेता है। अब क्योंकि वीकेंड आ चुका था तो इस पल को दोनों खूब अच्छे से जीते हैं। फिर एक दिन अचानक से कार्तिक को उसका पहला सर्जरी केस मिलता है, जो कि करीब 13 घंटे की सर्जरी होती है। कार्तिक की सर्जरी को कर रहा होता है तभी अचानक से मौसम खराब हो जाता है और आंधी तूफान की वजह से उसमें ठंडक आ जाती है, जिस कारण क्या होना था, एक बार फिर अंजलि बुरी तरह ठंड के मारे कांपने लगती है। फिर जब कार्तिक अपने ऑपरेशन को खत्म करता है तो उसे अपने दोस्त हर्ष से बात करते हुए मौसम का ध्यान आ जाता है और वो तुरंत भागकर घर जाता है। बेचारा वहाँ पर जाकर देखता है तो ऊपर के कमरे में अंजलि ठंड की वजह से मर चुकी थी। दोस्तों हाँ, अंजलि की इस हालात को देखकर कार्तिक भी बुरी तरह रोने लग जाता है और अब उसके समझ में नहीं आता क्या करे वो। अब इसी के साथ अभय कार्तिक की जिस डायरी को पढ़ रहा था, याद है ना दोस्तों, अभी तक जो हम देख रहे थे फ्लैशबैक था, प्रेजेंट में तो अभय कार्तिक की डायरी को पढ़ रहा है, वो पूरी हो जाती है और उसके आगे क्या हुआ उस बारे में नहीं लिखा जाता। पर अब तक कार्तिक को होश आ जाता है, इसलिए अभय कार्तिक से आगे की कहानी बताने के लिए कहता है। तो अभय कहता है कि अंजलि की मौत के बाद मैं बहुत डिप्रेशन में चला गया था, दुखी हो गया था, ना तो मेरा कोई काम करने का मन करता, ना ही कहीं जाने का मन करता, बस मैं दिन भर अंजलि को याद करते करते दारू पीकर ऐसे ही लेटा रहता। इस पॉइंट पर कार्तिक को उसके दोस्त भी समझाने की कोशिश करते हैं कि भाई देख जो हुआ उसे भूल जाओ, लेकिन कार्तिक तो बस अंजलि की यादों में खोया रहता था। वो ये मानने को तैयार ही नहीं था कि अंजलि मर चुकी है। हालांकि कार्तिक धीरे धीरे खुद को संभालता है और फिर अपनी बाकी की जिंदगी वो अंजलि की यादों के सहारे जीने का सोचता है। तो बस अब वो हॉस्पिटल जाना शुरू कर देता है, मतलब अपने काम पे, जहाँ से वो पहले दिन लौटता है और सो जाता है आराम से। आधी रात को अचानक उसे कोई परफ्यूम की खुशबू आती है जो कि अंजलि लगाया करती थी। साथ ही हॉल भी ठीक उसी तरह कार्तिक को अरेंज मिलता है जिस तरह अंजलि को पसंद था। ये सब कार्तिक के साथ रोज होने लग जाता है। पर हद तो तब हो जाती है दोस्तों जब कार्तिक को एक नोट मिलता है, ठीक उसी तरह जैसे अंजलि कार्तिक के लिए छोड़ा करती थी। उस नोट में लिखा होता है तुम कैसे हो। ये देखकर कार्तिक सबसे पहले उसकी हैंडराइटिंग को बाकी के जो पहले के नोट्स थे उनसे मिलवाता है। तो ये तो स्ट्रेंज, हैंडराइटिंग एकदम सेम टू सेम मिलती है, मतलब कि ये नोट अंजलि नहीं लिखा था। फिर दूसरे दिन कार्तिक को दूसरा नोट मिलता है जिसमें लिखा होता है कि मुझे तुम्हारे साथ और भी ज्यादा समय बिताना है। कार्तिक फिर शॉक। अगले दिन वो अपने दोस्तों से इस बात को शेयर करता है तो कार्तिक के दोस्त उसे कहते हैं कि भाई ये भूत प्रेत कुछ नहीं होता, तुम बस अंजलि को मिस कर रहे हो, इसीलिए तुम्हें उसके इल्यूजन आ रहे हैं, बस उस घर को छोड़ दो। लेकिन कार्तिक उस घर को छोड़ना चाहता ही नहीं। तो अब कार्तिक की बातें सच है या फिर झूठ, इसका पता लगाने के लिए कार्तिक के दोस्त यानी कि अमर, जयप्रकाश और हर्ष उसके साथ रहने के लिए आ जाते हैं। आज नोट तो अपनी जगह पर होता है पर उसमें कुछ लिखा हुआ नहीं होता, तो कार्तिक उस नोट को वहीं लगा रहने देता है। इसके बाद रात में जब अमर हॉल में सो रहा होता है ना तो अचानक उसे नींद खुल जाती है, लेकिन उसे वहाँ किसी के होने का एहसास भी होता है और वो एक आहट का पीछा करते हुए कुछ दूर पर जाता है पहले, जहाँ वो न जाने क्या देख लेता है, उसके मुंह से आवाज ही नहीं निकलती। अगले दिन सभी के पूछने पर वो कहता है कि देखो कल रात को मैंने अंजलि को देखा, भाई कार्तिक तुझे वो घर छोड़ देना चाहिए, मेरी बात मान। लेकिन कार्तिक अब इस बात से बड़ा खुश था कि उसकी अंजलि वापस आ चुकी है और किसी न किसी रूप में उसके साथ है। इसके बाद हॉस्पिटल से घर कार्तिक को छोड़ने के लिए मीरा आती है, जो कि इस बार कार्तिक से खुद ही कॉफी की डिमांड करती है और फिर अंदर जाकर वो खुद कॉफी बनाने भी लग जाती है। पर
कॉफी बनाने में जैसे ही वो बिजी होती है, कार्तिक दूसरे रूम में चेंज करने चला जाता है। एंड यहाँ मीरा को बार बार एहसास होता है जैसे कोई उसकी तरफ बढ़ रहा है, और फिर अचानक से हो जाती मीरा बेहोश। बर्तन के गिरने से आवाज सुनकर कार्तिक वहाँ पर आता है और मीरा को पहले उठाकर सोफे पर लेटाता है। फिर इसके बाद वो मीरा को किसी तरह होश में तो लेकर आ जाता है। साथ ही उससे पूछता है कि आखिर तुम्हें हुआ क्या था। मीरा ये कहकर भाग खड़ी होती है कि मैं कभी फिर यहाँ आऊंगी नहीं। अब मीरा को क्या हुआ था ये खुद कार्तिक को भी नहीं पता। साथ ही वो बेहोश क्यों हुई इसका भी जवाब कार्तिक के पास नहीं होता। अब इस बीच कार्तिक जब उस खाली नोट को देखता है तो उसमें लिखा था, क्या तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा कि ये मैं हूँ। अब अगले दिन जब कार्तिक अकेला बैठकर ड्रिंक कर रहा होता है तभी वहाँ पर गीता आ जाती है, जिसे उसकी माँ ने कार्तिक के लिए खाना लेकर भेजा था। पर यहाँ कार्तिक को पीते हुए देखकर गीता कहती है, दीदी को नहीं पसंद था कि आप शराबी बनो या शराब को हाथ भी लगाओ। मैं ये काम करती हूँ आपके लिए, बिल्कुल दीदी की तरह कॉफी बनाती हूँ। अब जैसे गीता कॉफी बनाना शुरू करती है उसे किसी के पीछे होने का एहसास हो जाता है, और जब वो भी पलटती है तो वहाँ कोई नहीं होता। ये सब कार्तिक भी गीता को करते हुए देख रहा था। फिर अचानक से गीता को न जाने क्या हो जाता है, वो अंजलि की तरह लेफ्ट हैंड से काम करने लगती है। फिर वो बदले हुए भाव के साथ कार्तिक के लिए कॉफी भी लेकर आ जाती है, और ये कहते कहते कार्तिक को छूने की कोशिश भी करती है, मगर कार्तिक यहाँ जोर से गीता को डांट लगाता है और वो हो जाती है बेहोश बेचारी। इसके बाद वो गीता को आवाज लगाकर होश में लाता है कि उठ जाओ, तुम्हारी मम्मी बुला रही है, जाओ। तो गीता चली जाती है, लेकिन उसको देखकर ऐसा लगता है जैसे अंजलि की आत्मा ने उसे अपने वश में किया हुआ था। उस समय कार्तिक यहाँ से सीधे अपने प्रिंसिपल को कॉल लगाता है और पूछता है कि क्या मरे हुए लोग कैसे भी मतलब वापस आ सकते हैं क्या। वो कार्तिक को जवाब देते हैं कि साइंस के हिसाब से ऐसा होना तो नामुमकिन है, मगर पैरेलल साइंस नाम की एक चीज होती है जिसे साइंस नहीं मानती। हालांकि इस केस में तुम अंजलि की यादों को भुलाना नहीं चाहते, और साथ ही ये भी जानना चाहते हो कि जो भी तुम एक्सपीरियंस कर रहे हो क्या वो सच भी है। सही कह रहा हूँ ना मैं, तो ये थोड़ा कंफ्यूज कर रहा है, मैं इस पे कुछ नहीं कह सकता। ये सुनते ही कार्तिक को न जाने क्या अचानक से क्लिक होता है दिमाग में। वो सोचता है कि अगर अंजलि जिंदा है मतलब भूत बनकर, और उस दिन गीता का जो बिहेवियर था, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है अंजलि गीता के जरिए कुछ बताना चाहती है। तो इसके लिए सबसे पहले कार्तिक दोबारा से हॉल के सामान को अस्त व्यस्त कर देता है, और फिर वो एक फ्लावर वेस को तोड़ भी देता है। इसके बाद वो अपने पड़ोस में जाकर कहता है कि आप मुझे 2 बॉटल्स पानी भिजवा दीजिए प्लीज, जिस पर वो गीता को कार्तिक के घर पानी ले जाने को कह देती है। फिर यहाँ कार्तिक गीता से दोबारा कॉफी बनाने को कहता है, एंड इस बार दोबारा से गीता के साथ वही होता है और वो अंजलि के वश में हो जाती है, जो देखने के बाद कार्तिक उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता और चुपचाप ऊपर कमरे में चला जाता है, जहाँ पर गीता फिर से गलत तरीके से कार्तिक को छूने लगती है। लेकिन कार्तिक लैपटॉप पर हॉल के सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग देखने लगता है, जो कि उसने चुपके से ये देखने के लिए लगाया था कि आखिरकार ठीक अंजलि की तरह ये सामान को सही ढंग से कौन लगा रहा है। और जल्द ही इस बात का जवाब हमारे सामने होता है दोस्तों, ये सारा काम गीता करती है। उसी ने टूटे फूटे फ्लावर वेस की जगह पर नया फ्लावर वेस रखा था। ये देखकर गीता भी समझ जाती है कि उसका भांडा फूट चुका है। वो अंजलि की आत्मा के वश में होने का ड्रामा कर रही थी, क्योंकि वो कार्तिक से प्यार जो करने लगी थी। यहाँ कार्तिक जैसे गीता की तरफ ये कहते हुए बढ़ता है कि तुम्हारी और मेरी उम्र में देखा कितना फर्क है, ये भी नहीं सोचा तुमने। तो ठीक वैसे गीता उल्टा कार्तिक के सर पर वार करते हुए उसे बेहोश कर देती है, जिसके साथ ही फ्लैशबैक के जरिए हमें दिखाया जाता है कि एक बार कार्तिक अपनी चाबी जल्दबाजी में भूल गया था, तो इसीलिए हॉस्पिटल निकलते वक्त अंजलि ने वो चाबी गीता की मम्मी को दे दी ताकि वो कार्तिक को आने पर उसको चाबी दे दे। तो इस पॉइंट पर गीता ने उस चाबी का छाप ले लिया था और दूसरी डुप्लीकेट चाबी भी बनवा ली थी ताकि वो जब चाहे इनके घर में जा सके। यहाँ पर एक और चीज रिवील होती है दोस्तों, असल में गीता को एक खास तरह का डिसऑर्डर है, जिसकी वजह से गीता बचपन में जो चीज चाह लेती थी उसे कुछ भी करके पाकर रहती थी, फिर चाहे वो कुछ भी चीज हो, मतलब जायज हो या नाजायज। साथ ही ऐसे बच्चों में ये डिसऑर्डर लोनलीनेस की वजह से होता है। इसी कारण गीता को ऐसा लगता है कि अभी भी वो एक टीनेज लड़की है और इसीलिए वो इस गेटअप में रहती है। हालांकि उसकी एज काफी थी, इसीलिए इससे गीता को फर्क ही नहीं पड़ता था। और हाँ, एक और चीज है, मेडिकल साइंस में फिलहाल इसका कोई इलाज नहीं है, यानी कि गीता के माता पिता उसकी इस बीमारी के बारे में सब कुछ जानते थे, फिर भी उन्होंने गीता की भलाई के लिए उसकी ये सारी सच्चाई सभी से छुपाई ताकि गीता को बुरा फील ना हो। उम्र में तो वो अंजलि से भी थोड़ी बड़ी थी दोस्तों, और यहाँ हम गीता को उसके असली रूप में देखते हैं, जो कार्तिक को किसी से बांध चुकी थी। तो कार्तिक से कहती, पता है तुम्हें पहली बार देखते मुझे प्यार हो गया था तुमसे, ऊपर से जो चोट एक बार मुझे लगी थी तुमने उसकी मरहम पट्टी की थी, इस घटना ने मुझे तुम्हारा और दीवाना बना दिया। फिर क्या था तो दोस्तों, इसके बाद क्या था, फिर वो निकल पड़ती है अंजलि बनने। उसने अंजलि के मरने के बाद नोट्स छोड़ने के लिए अंजलि की राइटिंग को कॉपी किया। इसकी गीता ने काफी प्रैक्टिस भी की थी। इस तरह गीता हमेशा कभी अंजलि का परफ्यूम लगाकर तो कभी उसका कपड़ा पहनकर कार्तिक के घर में आती जाती थी, और लोग इसे अंजलि की आत्मा मान लेते थे। अमर ने उस दिन अंजलि को नहीं बल्कि गीता को देखा था और वो उसको अंजलि समझकर डर गया। इसके बाद गीता ने मीरा को भी क्लोरोफॉर्म सुंघाकर बेहोश कर दिया था और वो भी होश में आते ही डर के मारे भाग गई वहाँ से। अब अपने असली रूप में आकर गीता कार्तिक से बताती है कि उस दिन जब मैंने अंजलि की हालत देखी तो उसने पहले मुझे खिड़की बंद करने के लिए कहा, लेकिन दोस्तों यहाँ तो गीता ने उल्टा एसी का टेम्परेचर कम कर दिया और फिर रिमोट को सोफे के नीचे फेंक दिया, और फिर वो चुपचाप दरवाजे के पास जाकर खड़ी हो गई। और ये सारी चीजें जो भी गीता ने की थी, रुमाल हाथ में लेकर किया था ताकि उसका फिंगरप्रिंट ना आए कहीं भी। वहीं बात करें अंजलि की तो बेचारी ठंड की वजह से तड़प तड़प कर मर गई और गीता उसे मरते हुए देखती रही। तो कार्तिक इस पॉइंट पर अपनी रस्सी खोलकर गीता पर झपट पड़ता है और यहाँ गीता उसके पेट में चाकू मार देती है। यही सीन हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। कार्तिक बुरी तरह घायल हो चुका था। वो गीता से कहता है कि तुमने उस दिन अंजलि के साथ मुझे भी मार दिया। तो गीता हंसते हुए कहती है, हाँ मैंने उस दिन 2 जान तो ली थी, पर वो दूसरी जान तुम्हारी नहीं, तुम्हारे होने वाले बच्चे की थी। मतलब कि दोस्तों अंजलि उस दौरान प्रेग्नेंट भी थी और बेचारी ये न्यूज कार्तिक को सरप्राइज के तौर पर देना चाहती थी। अब ये बात जानते ही तुरंत कार्तिक गीता का खून कर देता है और
गीता की लाश अभय को घर से मिली थी। अब कार्तिक अभय से कहता है कि मेरे लिए मेरी अंजलि का प्यार मेरे जीने का सहारा है, लेकिन गीता जैसे लोगों को जीने का कोई हक नहीं। कार्तिक की कहानी सुनकर अभय चला जाता है वहाँ से और मीडिया में बताता है कि गीता मेंटली डिस्टर्ब थी, इसलिए उसने खुद को मारने की कोशिश की। तो कार्तिक ने उसको बचाना चाहा तो उसने कार्तिक को भी घायल कर दिया और फिर उसी चाकू से उसने खुद की जान ले ली। यहाँ अभय की डॉक्टर रिचर्ड से अच्छी दोस्ती होती है, तो इसीलिए उनके कहने पर वो कार्तिक का नाम इस केस में नहीं लाता और इस केस को क्लोज कर देता है। कार्तिक के लिए अंजलि का प्यार उसके पास रहने का मोहताज नहीं है, बल्कि वो प्यार कार्तिक के दिल में जिंदा है। इसी पॉइंट पर कहानी खत्म हो जाती है दोस्तों। हाँ तो दोस्तों, आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।